इज मेडिक्लेम अ फ्रॉड? इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे मेडिक्लेम की कंपनियां पेशेंट की कोई भी गलती ना हो उसके बाद भी उसके पैसे नहीं देती है, उनका क्लेम रिजेक्ट कर देती है। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मेरी 2 हॉस्पिटल्स हैं, दोनों हॉस्पिटल में मेडिक्लेम की फैसिलिटीज भी हैं और मेरे वहाँ तो कैशलेस भी है। फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जिसमें मेडिक्लेम की कंपनियों ने ऐसा किया हो। ये मेरे खुद के पेशेंट्स के एग्जांपल्स हैं जिसे कोई ना नहीं कर सकता। और कुछ एग्जाम्पल तो जान के सुन के आपको इतना गुस्सा आएगा कि आप अपने बाल नोचने लगोगे। आज की वीडियो में हम ऐसे केस की बात नहीं करेंगे जिसमें पेशेंट की खुद गलती हो, जिसमें पेशेंट ने मेडिक्लेम कंपनी से अपनी बीमारी छुपाई हो, आगे कोई ऑपरेशन किया हो जिसकी इन्फॉर्मेशन ना दी हो, पहले से कोई बीमारी हो जिसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मेडिक्लेम कंपनी को ना दी हो, या फिर पैसे पास करने के लिए उन्होंने कोई गलत डायग्नोसिस लिखाया हो। हम ऐसे केसेस की बात नहीं करेंगे जिसमें पेशेंट की गलती हो, क्योंकि अगर ऐसे केसेस के अंदर मेडिक्लेम कंपनियां पैसे नहीं देती है, क्लेम रिजेक्ट करती है, तो वो अपनी जगह पे सही है। आज सिर्फ हम ऐसे केसेस की बात करेंगे जिसमें पेशेंट की कोई गलती नहीं है। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं और आज हम ये जानेंगे कि मेडिक्लेम की कंपनियां कौन से हथकंडे आजमाकर आपके पैसे रोकती है। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसे कारण, ऐसे रीजंस देखे हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है कि करोड़ों अरबों रुपयों की कंपनियां एक आम आदमी को कैसे परेशान करती है। सबसे पहला जो मैं आपको कारण बताने वाला हूं कि क्या बोल के ये मेडिकल कंपनियां आपके पैसे रोक देती है, वो जानने से पहले आप ये कुछ कोर्ट्स की रूलिंग देखिए। ये सब के सब रूलिंग्स में बताया है, कोर्ट ने कहा है कि पेशेंट को एडमिट करना है कि नहीं, कितने दिन एडमिट रखना है, कौन से टेस्ट कराने हैं, कौन सी दवाइयां देनी है, वो उसका डॉक्टर डिसाइड करेगा, उसका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डिसाइड करेगा, मेडिक्लेम की कंपनियां डिसाइड नहीं करेगी। तो भी बहुत सारे केसेस में मेडिक्लेम की कंपनियां ये कह के पैसा अटका देती है कि इसको एडमिट करने की जरूरत नहीं थी, ये प्रोसीजर या ये चीजें पेशेंट को एडमिट करे बगैर भी हो सकती थी। तो ऐसा क्यों, व्हाई? अब मैं मेरे ही एक पेशेंट का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। पेशेंट का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। मेरे पास एक पेशेंट आता है जिसको डायरिया है, वॉमिटिंग है, वीकनेस है और बच्चा कुछ खा नहीं रहा। सुबह में दिखाने आता है, मैं दवाई लिख के देता हूँ, वो घर चला जाता है, मैंने उसको एडमिट नहीं किया। शाम को वो इमरजेंसी में वापस आता है, उसकी वॉमिटिंग भी कंटिन्यूअस है और उसकी वॉमिट में ब्लड भी आने लगा है। बच्चे की वीकनेस भी बढ़ गई है, उसका वेट कम हो गया है, उसको थोड़ा डिहाइड्रेशन भी हो गया है। मैंने उस पेशेंट को एडमिट किया, दाखिल किया, ट्रीटमेंट की और 2-3 दिन के बाद वो डिस्चार्ज हो गया। जब उस पेशेंट ने उस एडमिशन के बारे में अपना मेडिक्लेम किया तो उस कंपनी ने उसका क्लेम ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि इसका मेडिक्लेम पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये बच्चा ओपीडी बेस पे भी मैनेज हो सकता था, मतलब कि दवा देके इसको बेच सकते थे, इसको एडमिट करने की जरूरत नहीं थी। उसका क्लेम तुरंत रिजेक्ट कर दिया। अब उस मेडिक्लेम कंपनी की हिम्मत तो देखो, उसने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसने कोई भी पेपर्स नहीं मांगे। जो ओपीडी पेपर्स थे, डिस्चार्ज पेपर्स थे, वही मांगे। उसने मेरे से कोई भी लेटर नहीं मांगा और मेरे वहाँ जब पेशेंट एडमिट था तो उसके भी कोई पेपर्स उसने नहीं मांगे कि पेशेंट को क्या तकलीफ थी, कुछ भी नहीं मांगा उसने कोई क्लैरिफिकेशन मेरे से भी नहीं मांगा, सीधा का सीधा पेशेंट का क्लेम रिजेक्ट कर दिया। इसी से मिलता जुलता एक दूसरा कारण बता रहा हूँ कि क्या बोल के मेडिक्लेम की कंपनियां आपका पैसा रोक देती है। कई बार मेडिक्लेम की कंपनियां क्या रीजन बताती है कि इसके सारे रिपोर्ट तो नॉर्मल है, इसके रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं आया, तो इसको एडमिट क्यों किया, इसको गलत एडमिट किया है, उसके पैसे नहीं देती है। ये भी बहुत गलत है। मेडिक्लेम की कंपनियां ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है जिसको 7 से 10 दिन से बुखार है, उसको वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, वो खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, बहुत वीकनेस है, तो उसको एडमिट करना पड़ता है। एक्यूट जी के अंदर और वायरल फीवर के अंदर कई बार रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता। और क्या ये बात मेडिकल कंपनियों को नहीं पता है? उनको पता है कि वायरल के अंदर और एक्यूट जी के अंदर रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, फिर भी वो ऐसा रीजन बता के आपका पैसा रोक लेती है। वो ऐसा नहीं कर सकती। और एक बात बताइए कि अगर किसी पेशेंट को मैंने बोला है कि एडमिट करने की जरूरत है, किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर ने बोला है कि एडमिट होने की जरूरत है और पेशेंट एडमिट हुआ है, मैंने बोला वही रिपोर्ट उसने कराए हैं, तो उसमें पेशेंट की क्या गलती है? अगर मेडिक्लेम कंपनियों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने गलत एडमिट किया है, दाखिल करने की जरूरत नहीं थी, तो वो पेशेंट का पैसा दे दे, क्लेम पास कर दे और मुझ पे केस करे, हॉस्पिटल पे केस करे, उस डॉक्टर उस हॉस्पिटल पे केस करे जिनको उनको लगता है कि डॉक्टर ने गलत एडमिट किया है, गलत रिपोर्ट्स कराए हैं। पेशेंट की तो कोई गलती नहीं है, तो पेशेंट क्यों सफर करे? मुझे लगता है कि सरकार को ऐसा रूल बनाना चाहिए
कि जिसकी वजह से कोई भी मेडिक्लेम कंपनियां क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। अगर उनको गलत लगता है तो वो डॉक्टर पे या हॉस्पिटल पे केस करे, पर वो ऐसा नहीं करेगी। उसका दो कारण है। पहला कारण, उनको पता है कि वो गलत है, क्योंकि उनको पता है कि ये केस वो नहीं जीत सकते। अगर वो कोर्ट में मेरे या हॉस्पिटल के खिलाफ गए तो वो ये कारण बता के जीत नहीं सकते, इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे। दूसरा कारण ये है कि अगर कोई मेडिक्लेम कंपनी मुझ पे या हॉस्पिटल पे केस करती है तो उनको केस करना पड़ेगा, उनका काम बढ़ जाएगा, उनका खर्चा हो जाएगा। ये मुश्किल काम है। आसान काम यह है कि पेशेंट को ही मना कर दो कि आपके पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि 10, 12, 15 हजार, 20 हजार के लिए कोई पेशेंट कोर्ट में जाना नहीं चाहता, क्योंकि हमारी जस्टिस सिस्टम इतनी स्लो है कि अगर पेशेंट ने केस किया तो 5 से 10 साल तक तो हियरिंग भी चालू नहीं होगी। एक और एग्जांपल देता हूँ कि मेरा ही एक पेशेंट था जिसके तो रिपोर्ट में भी डेंगू पॉजिटिव भी था और टाइफाइड भी था। उसको दोनों बीमारियां थी। बच्चा बहुत वीक था और बहुत कमजोर था। मदर फादर दोनों वकील थे। वो मेरे वहाँ एडमिट हुआ, लेकिन उस वक्त इतने ज्यादा पेशेंट थे कि मेरे स्पेशल रूम में जगह नहीं थी, तो पेशेंट जनरल वार्ड में रुक गया। मैंने बोला कि कल जगह खाली हो जाएगी, आप स्पेशल में चले जाना। पेशेंट रुक गया। अब रात को पेशेंट उस दिन घर पे चला गया, क्योंकि दे वर नॉट कंफर्टेबल इन जनरल रूम। उनको जनरल रूम नहीं अच्छा लगा, उनको स्पेशल में ही रहना था। सुबह आके वो स्पेशल रूम में एडमिट हो गए। अब पेशेंट 4 से 5 दिन मेरे वहां एडमिट रहा और बाकी के 4-5 दिन वो कभी घर नहीं गया। सिर्फ पहले दिन रात को घर गया क्योंकि स्पेशल रूम खाली नहीं था। अब मेडिक्लेम कंपनी ने यह कहकर उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया कि आपने कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट नहीं कराई है। मतलब पहले दिन आप रात को घर गए, उसकी वजह से आपकी ट्रीटमेंट कंटिन्यूअस नहीं है। ये रीजन देके उन्होंने उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद 4 दिन पेशेंट ने कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट कराई है, चारों दिन हॉस्पिटल में रहा है, वो पैसे तो वो पास कर सकते थे। पेशेंट एक दिन घर गया, उसकी वजह से 5 दिन के पैसे वो थोड़ी रोक सकते हैं। अब ये सिंपल सा लॉजिक माँ बाप को भी समझ में आता है, तो दोनों वकील होने की वजह से उन्होंने कंपनी पे केस किया है। और मैंने बोला है कि मैं आऊंगा कोर्ट में और मैं अपनी गवाही दूंगा कि मुझे क्या लगता है। अब एक वो नई चीज लाए हैं कि अगर कोई हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है और उनको लगता है कि ये गलत क्लेम हुआ है, तो एक ऑफिसर को भेजते हैं। वो ऑफिसर आपके सारे कागज देखेगा, ट्रीटमेंट देखेगा। अब सब कुछ सही है, आपका डायग्नोसिस भी सही है, आपको ऑपरेशन भी जो हुआ वही सही है, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस सब कुछ सही है। तो फिर वो क्या देखता है कि आपसे एक फॉर्म साइन कराएगा। उसमें लिखा होगा कि आपका मोबाइल आपके पास था, वो सब पे आपको टिक करवाएगा। आप सोचोगे ये छोटी मोटी बात है, आप बहुत ध्यान से नहीं करते हो, टिक कर देते हो। आपने अब उस जगह पे टिक किया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि आपका मोबाइल हमेशा आपके पास ही था। अब वो लोग आपके मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करते हैं। अब हो सकता है कि आज अगर मेरा ऑपरेशन होने वाला है तो मैं आज के दिन रात को मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं रखूंगा, क्योंकि फोन आते रहेंगे, मैं डिस्टर्ब होता रहूंगा। तो मैंने अपना मोबाइल अपने घर में किसी को दिया और वो मोबाइल लेके घर गया, या दूसरे दिन लाया, तीसरे दिन लाया, पर आपने वहां पे टिक कर दिया है कि मोबाइल हमेशा आपके पास था। तो वो लोग क्या समझेंगे कि आप रात को घर चले गए थे। ये एक बहाना है आपका क्लेम रिजेक्ट करने का, क्योंकि अगर आपका डायग्नोसिस सही है, आपकी ट्रीटमेंट सही है, आपका जो ऑपरेशन करना था या ट्रीटमेंट करना था वो सही है, रिपोर्ट सही है, सब कुछ सही है, तो ये मोबाइल लोकेशन की वजह से क्या कारण देके वो आपका पैसा रोक लेते हैं, क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। मुझे ये कभी समझ में नहीं आया। ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं कि जिनका मैं रीजन देखता हूँ ना तो मुझे गुस्सा आता है कि ये कौन सा रीजन देख के वो पैसे रिजेक्ट कर रहे हैं। पर मैं कुछ ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके बहुत सारे कारण है। पहला कारण तो ये है कि ये सारे मेरे पर्सनल एग्जाम्पल्स हैं, मेरे खुद के पेशेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर कोई मेडिक्लेम कंपनी मेरे पे केस करती है कि मैंने झूठा वीडियो बनाया है, तो वो लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे, मुझे पता है वो लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे, तो मैं अपने आप को डिफेंड कर सकता हूँ। दूसरे भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि किसी मेडिक्लेम कंपनी के अंदर मेरा दोस्त है जो उनका ऑफिसर है, जो क्लेम रिजेक्ट करने जाता है। उसने भी मुझे बहुत सारे तकड़म बताए हैं, बहुत सारी तरीके बताए हैं, बहुत सारे गलत तरीके बताए हैं कि किस तरह से वो लोग क्लेम रिजेक्ट करते हैं, पर वो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। उसका कारण ये है कि अगर कल कोई मेडिकल कंपनी मेरे पे केस करती है तो वो मेरे साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि वो उस कंपनी में काम करता है। तो मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल दिए हैं जो पूरी तरह से सही है और जिसको मैं डिफेंड कर सकता हूँ। अब सोचिए कि मेडिक्लेम कंपनियां ऐसा कर क्यों रही है, पैसे देने में उनको क्या तकलीफ है? तो सबसे पहला कारण ये है कि ये मेडिक्लेम कंपनी एक बिजनेस है, किसी भगवान ने नहीं बनाया हुआ, तो वो अपना प्रॉफिट जरूर देखेगी। दूसरा, अगर आपका केस उन्होंने डीप में स्टडी किया है तो वो एक ऑफिसर भेजते हैं जिसको क्लेम ऑफिसर बोलते हैं। वो आपका केस देखता है और वो देखता है कि आपने सब कुछ सही हुआ है कि नहीं। उसको पैसे मिलते हैं आपका क्लेम रिजेक्ट करने के।
मैंने बहुत बार ये सुना है कि 10% उसको मिलते हैं। अगर आपने 1 लाख का क्लेम किया है, अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है और आपने मेडिक्लेम कंपनी के ऊपर 1 लाख का क्लेम किया है और वो कोई कारण ढूंढ के अगर आपका क्लेम रिजेक्शन करा देता है तो कंपनी उसको 10% देती है। तो जो ऑफिसर आता है वो सही गलत ढूंढने आता है, ये कौन कहेगा? वो अपने 10% के लिए आता है ना। अगर उसको कुछ नहीं मिला तो ही आप बचोगे, वरना छोटी से छोटी बात निकाल के आपका क्लेम रिजेक्ट होने वाला है। अब ये जो मेडिक्लेम कंपनियां होती हैं, अब एक और कारण है कि ये जो मेडिक्लेम कंपनियां होती हैं उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, स्टाफ होते हैं, बिल्डिंग होता है, उनका भाड़ा होता है, उनको प्रॉफिट भी दिखाना होता है, उनकी एडवर्टाइजमेंट भी होती है, जो लोग उनके बीमा बेचते हैं उनको कमीशन भी देना होता है। ये सब वो कहाँ से करेगी? वो आपके पैसे में से ही करेगी। तो आपका क्लेम पास करने से ज़्यादा आपका क्लेम रिजेक्ट करने पे उनको ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो क्या करना चाहिए? मेडिक्लेम लेना ही नहीं चाहिए? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मेरे खुद का मेडिक्लेम है, मैंने खुद मेडिक्लेम लिया है अपने पूरे फैमिली का। तो आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो ये समझिए कि मेडिक्लेम पे डिपेंड मत रहिए, ठीक है? आपको जब आप मेडिक्लेम दे रहे हो तो पूरी सही इन्फॉर्मेशन देनी है। आपको कोई बीमारी है तो इन्फॉर्मेशन देनी है, आपका कोई ऑपरेशन हुआ है तो इन्फॉर्मेशन देनी है। आपके पास जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, आपको जो जो भी मालूम है सही सही बताना है और वही चीज़ हमेशा रिपीट करनी है। दूसरा, इनके जो एजेंट्स होते हैं उनको कई बार कुछ नहीं मालूम होता, उनको यही चीज़ में इंटरेस्ट होता है कि क्लेम बिक जाए। आपको कोई इंश्योरेंस का एजेंट, मेडिक्लेम का एजेंट कोई कॉपी बेचता है, कोई इंश्योरेंस बेचता है तो कुछ परसेंटेज उसको भी मिलता है। ये गलत नहीं है क्योंकि यही उसका काम है, यही से उसकी आमदनी होती है। तो होता क्या है कि वो आपको बेचने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और कई बार क्या होता है कि जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम का नंबर देखते हैं पेशेंट्स। किसी कंपनी का प्रीमियम 15,000 है, किसी कंपनी का प्रीमियम 20,000 है, 20,000 है, तो 15,000 पे जाएंगे। लेकिन वो डीप में नहीं देखेंगे कि ये जो 5,000 वो बचा रहे हैं उसमें क्या क्या फैसिलिटीज उनकी माइनस हो रही है। तो प्रीमियम को ठीक से देखे। थोड़ा ज़्यादा वाला प्रीमियम वाला मेडिक्लेम लेना अच्छा रहता है जिसमें आपको सारी फैसिलिटी मिले। जैसे प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा हो लेकिन आपको रूम कपिंग ना हो, मतलब आपको स्पेशल रूम ना मिलता हो, ऐसी कोई मेडिक्लेम फैसिलिटी नहीं लेनी चाहिए, भले ही प्रीमियम कम हो। तो अच्छा प्रीमियम वाला अच्छी मेडिक्लेम कंपनी से आपको पॉलिसी लेनी चाहिए। चौथा ये होता है कि आपको हो सके तो कैशलेस वाली हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करानी चाहिए। उसका फायदा ये है कि जैसे कि मेरा कोई पेशेंट आया, उसको टाइफाइड था, मैंने एडमिट किया और पेशेंट तो चला गया, मैंने उसको फ्री में ट्रीटमेंट कर दी। अब मेरी जिम्मेदारी है मेडिक्लेम कंपनी से पैसे निकलवाने की, पेशेंट की नहीं। पेशेंट बीच में साफ है, पेशेंट बिल्कुल सेफ है। तो आप अगर कैशलेस फैसिलिटी वाली हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराएंगे तो आप साइड पे हैं, अब डॉक्टर और कंपनी जाने। पांचवा, ग्रुप इंश्योरेंस हमेशा बेहतर रहता है। जैसे कि मैं अगर किसी कंपनी में काम करता हूं तो मैंने खुद अपने फैमिली के लिए इंश्योरेंस लिया, मेडिक्लेम लिया, और आपकी कंपनी आपके लिए मेडिक्लेम लेती है तो कंपनी ने जो आपके लिए मेडिक्लेम लिया वो बेटर रहता है। उसका कारण ये होता है कि कंपनी के 400-500 एम्प्लॉयज होते हैं, तो उन्होंने उस 400-500 एम्प्लॉय के बदले में जो 400-500 लोगों के लिए जो मेडिक्लेम लिया होता है उसकी पावर ज़्यादा होती है। कैसे? तो जैसे कि मैं खुद अपना कोई मेडिक्लेम लूंगा तो उसमें डिलीवरी कवर नहीं होगी। न्यूबॉर्न बच्चा 3 महीने का जब तक नहीं होता है तब तक उसकी कोई भी बीमारी कवर नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी कंपनी ने आपका ग्रुप इंश्योरेंस लिया हुआ होता है तो ये दोनों चीज़ें कवर होती है। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें आप कर सकते हो, मेडिक्लेम तो लेना ही चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। हाँ, जाते जाते एक और बात, ये मेरे खुद के ओपिनियन है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, आप इससे इत्तेफाक रख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो नीचे कमेंट करिए। अगर आप कैंसर के बारे में जानना चाहते हैं, कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो जरूर देखें।